वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल कच्छावा आज फिर आपके साथ मास्टर क्लास का हमारा अगला लेक्चर लेके आ गया हूं, जो कि किस पे बेस्ड है, आइसोमेरिज्म, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं और हमारे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस क्या क्या होने जा रही है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आ जाइए, आज हम देखते हैं हमारा इस एजुको क्लासेस के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म एंड एप्लीकेशन। तो वेलकम टू एजुको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर आइसोमेरिज्म के साथ। तो बच्चों, आप भली भांति इस चीज से वाकिफ हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं यूं खड़ा हूं, मैं कभी यूं खड़ा हो गया, मैं कभी यूं खड़ा हो गया, मैं यूं खड़ा हो गया, तो चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। तो उन्हीं स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, two or more compounds that have same chemical formula, उनका जो होगा बच्चों, जो फॉर्मूला होगा उनका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा किनका, एटम्स का, एटम्स एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इनकी जो प्रॉपर्टी भी होगी ना बच्चों, वो भी क्या होगी, अलग हो जाएगी। ठीक है ना, कि इनकी दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, बट उनका अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। अरेंजमेंट डिफरेंट होगा और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? तो बच्चों, तो इस डेफिनेशन को नोट कर लेना। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, तो आपको ये डेफिनेशन को आपको वहां पे शो करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है वो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है ना, तो पहले जो हम बात करेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक है, और जो दूसरे तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, हम उन्हें जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है बच्चों, दो तरीके का आइसोमेरिज्म है। पहला हो चुका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या हो चुका है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल है ये हमारे पास चार तरीके के हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, आयोनाइजेशन। ठीक है ना, आयोनेशन, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, लिंकेज। और जो लास्ट है, लास्ट तो देखो आपके है ना, इस चैप्टर के नाम पे ये, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होगा। पहला होगा ज्योमेट्रिकल और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल। ठीक है, बिल्कुल ये कौन सा केस हो चुका है जो हम किस में पढ़ते थे, हमारी 11th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के जब आइसोमेरिज्म देखते थे ना, जो ऑर्गेनिक का जो चैप्टर था, ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म टाइप में होगा। ठीक है ना, तो अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके चारों पार्ट के अंदर में स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस देखिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो वर्ड में लिखा हुआ है स्पेशियल अरेंजमेंट। इनमें कैसा अरेंजमेंट होगा, स्पेशियल। ये सर आप स्पेलिंग गलत क्यों लिख रहे हो, स्पेलिंग गलत नहीं है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट, कि स्ट्रक्चर भी सेम होती है लेकिन कोई पीछे है तो कोई आगे है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो तरीके के, ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
हमारे पास सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ये आइसोमेरिज्म है, एक 4 और एक 6। तो उन 4 और 6 के ऊपर ही हम बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है ना। तो इसके देखो नाम में ही बच्चों ये चीज लिखी है कि ये कैसा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन से रिलेटेड आपको बात बतानी है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो बच्चों कैसा होता है कि जैसे कि मैं बात करता हूं, कोई भी कंपाउंड ले लो, CONH3। देखो पहले हम यहां से बात नहीं करेंगे, आपके पास जैसे ये है CONH3 होल 5 ClSO4। इससे हमें क्या देखते हैं, हमें दो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें इसे देखने को मिलती है। ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। पहली तो हमें क्या देखने को मिलेगी, अगर जब ये कंपाउंड बनाएगा CONH3 होल 5, एक बार Cl अंदर आ गया है, SO4 बाहर आ गया है। ठीक है, एक बार Cl अंदर है, SO4 बाहर है। दूसरे केस में क्या हो चुका है, SO4 अंदर है, Cl बाहर है। देख सकते हैं फॉर्मूला सेम ही है। अब कोबाल्ट 1 है, नाइट्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 15 है, क्लोरीन 1 और SO4 1, यहां पर भी वही है। ठीक है ना। फर्क क्या आया है कि ये दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले वाले केस में जो आयनाइजेशन होगा वो SO4 का होगा, क्यों, क्योंकि वो बाहर प्रेजेंट है। कौन आयनाइज होगा, SO4। दूसरे वाले केस में कौन आयनाइज होगा, Cl। तो हमें पता चल रहा है ना ये कैसे है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कैसे पता चला कि एक बार SO4 बाहर था, एक बार Cl बाहर था। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर का चेंज आ रहा है, ठीक है ना, अंदर बार हो रहा है। आयनाइज कौन हो रहा है, सिर्फ आयनाइज, जो आयनाइज पार्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगला आइसोमेरिज्म हम देखते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सेम केस आप यहां पर ले लीजिए। मान लो देखो हाइड्रेट के अंदर क्या होता है, वाटर का जरूर होगा, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ हाइड्रेट। तो जैसे पहला केस है ये, हाइड्रेट में वाटर का पोजीशन चेंज होगा। ठीक है ना, जैसे अभी ये है एक आइसोमेरिज्म, इसका और क्या हो सकता है, COH2O होल 5, एक Cl अंदर आ गया, एक अंदर आ गया, एक तो बाहर ही था और एक वाटर भी बाहर चल गया। तीसरा केस पे आ जाओ, अब यहां पर दो Cl अंदर आ गए। ठीक है ना, बाहर कोई Cl था नहीं था, दो वाटर बाहर आ चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म जिसके अंदर आप देख सकते हो कौन अंदर बाहर हो रहा है, वाटर अंदर बाहर हो रहा है। तो ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म कहलाएगा, हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में हम इसे डालेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आयनाइजेशन के अंदर कौन सी स्पीशीज आयनाइज हो रही है वो देखना है, और हाइड्रेट के अंदर कौन वाटर मॉलिक्यूल्स का अंदर और बाहर ट्रांसफर होगा। यहां तक कोई डाउट, चलिए। थर्ड आता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा, लिंकेज आइसोमेरिज्म से पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो भी होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोबाल्ट लो, है ना, कॉपर लो, कोबाल्ट ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, और क्रोमियम, जो आपकी चॉइस है वो ले लीजिए। जैसे कि ये ले लिया, ये NO2 है, मान लो ये 2 ले लिया और एक अमोनिया ले ली, ये मान लो 4 ले लिया। दूसरा केस कैसा था, ONO हो गया ये, और NH3 हो गया। तो ये NO2 और ONO क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो इन्होंने अपने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, पहले नाइट्रोजन दे रहा था अब ऑक्सीजन दे रहा है। यहां पर मान लो CN2 होता और यहाँ NC हो जाता, यहाँ पर SCN, यहाँ NSC माइनस हो जाता। ठीक है, तो सिर्फ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का जहां यूज आ रहा है, जो ये स्ट्रक्चर में जो एज ए लिगेंड काम आते हैं और उनके स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ वाला
जो कि नाम में ही रखा हुआ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। तो इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में पता है क्या होगा? केटायन और एनायन जो होंगे दोनों ही बनेंगे इसके अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे लेता हूं, मैं कह देता हूं जैसे Cu है NH3 होल 4 और यहां पर 2 प्लस का चार्ज लगा दिया है, ठीक है। एक ले लो PtCl4 2 माइनस ले लो Pt, ठीक है बच्चों। तो देखो एक कौन था? केटायन था, और एक कौन आ चुका है? एनायन आ चुका है। अब अगर मैं इन सेंट्रल मेटल आयन को आपस में चेंज कर दूं तो ये सर कैसे करोगे? इस तरीके से हो जाएगा। क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? बिल्कुल शो कर रहा है कि जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही चेंज हो चुका है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही यहां पर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। पीटी जो था वो यहां आ चुका है, कॉपर जो था वो इस वाले के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम किसे कहेंगे? जिसके अंदर स्पीशीज आयोनाइज होनी चाहिए, अलग अलग स्पीशीज दोनों के अंदर होगा कंपाउंड वही, ठीक है ना। बस उस कंपाउंड के अंदर स्पीशीज जो अंदर बाहर हो रही है वो चेंज हो रही है। हाइड्रेट के अंदर कौन होगा? वही अंदर बाहर कौन? वाटर अंदर बाहर होगा, ठीक है ना। अंदर बाहर इन द सेंस कि कंपाउंड के अंदर आयनाइज कौन हो रहा है वो चीज, ठीक है ना। अंदर बाहर एक हम कह सकते हैं टर्म, हम अपने देशी लैंग्वेज का यूज करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म इसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सॉरी एम्बिडेंट लिगेंड का काम होएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही चेंज हो जाएगा, किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है बच्चों। चलो तो ये थे हमारे किसकी कैटेगरी के थे? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ठीक है ना। स्टीरियो स्टीरियो के अंदर पहला आता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको ज्यादा टिपिकल ज्यादा डीप में लेके नहीं जाऊंगा, बहुत ही सरफेस सरफेस की बात करेंगे, सिर्फ सरफेस सरफेस, आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से इन द सेंस कैसा होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बेसिस पे देखेंगे, और एक देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 वाला होगा इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। हमेशा याद रख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। यहां तक कोई डाउट है क्या बच्चों? ठीक है ना। अब टेट्राहेड्रल में हमारे पास दो तरह के केस होंगे ना, एक तो sp3 होगा और एक dsp2 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर dsp2 में ध्यान रखना आपको स्क्वायर प्लेनर बनाना है। टेट्राहेड्रल ये हो गया, और dsp2 थोड़ा स्क्वायर प्लेनर में होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखना स्क्वायर प्लेनर, देखो अगर टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर है तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर तो हमें पता है इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। यहां पर देखो 3 बॉन्ड ऐसे हो गए, एफिल टावर होता है ना बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर, इसको आप और थोड़ा यहां कर सकते हो, ठीक है। ये हिस्सा जो है ना ये पीछे की तरफ, और ये फ्रंट वाला कार्बन, और ये तीनों अपनी 120 डिग्री के एंगल पर तीनों मौजूद है, ठीक है। ये कैसा हो चुका है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो चुकी है। आप अगर स्क्वायर प्लेनर में जाओगे तो स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। जैसे मैं आपको दो केस बताता हूं, इसमें भी दो तरीके के केस होंगे, एक होगा सिस और एक होता है ट्रांस, ठीक है। सिस का मतलब होंगे सीधे, सीधी स्ट्रक्चर कैसी? मान लो इस तरीके से। अगर मैं कह दूं यहां पर कोई मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, तो सिस, सिस का मतलब हम क्या जानते हैं कि वो कैसे होने चाहिए? सेम ग्रुप सेम साइड, ये ए है तो यहाँ ए होगा, और यहाँ बी तो यहाँ बी होगा। देखो सेम ग्रुप सेम साइड है कि नहीं, ये कैसे होगा? सिस। और ट्रांस कैसे हो जाएंगे? ये मेटल एटम है, ये देखो ए यहाँ बी यहाँ तो बी यहाँ, ठीक है। ये कैसे होगा? ट्रांस वाला। तो यही स्ट्रक्चर होगी किसके अंदर? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर। तो टेट्राहेड्रल में हमें क्या करना है? सिस का, और टेट्राहेड्रल के अंदर तो हमें ये बना लिए,
और स्क्वायर प्लेनर में हमें सिस और ट्रांस के बिहेव पे ये हमें बता दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। अब जो आपके पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 6 के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 के अंदर जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाएंगे बच्चों, वहां पर भी केस लगभग सेम ही है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट केस नहीं होगा। वहां पर भी इस तरीके की ही स्ट्रक्चर बनेगी। ये हो गया। बस ये दो तो नहीं आ गए, बाकी ये भी तो सेम ही है, आप इन्हें देखो मिला ही है, ठीक है ना। तो वहां पर भी सेम है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी वो ए बी बी, इस तरीके की स्ट्रक्चर कर रहे हो। तो देखो ये क्या हो गया, सिस हो गए, और आप इसे यू यू बनाओगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रांस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां तक बच्चों कोई डाउट कुछ भी? चलिए, तो ये कौन सा था हमारा, कौन सी कैटेगरी का हो चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। इसके अंदर एक जो बहुत ही ज्यादा जनरल केस जो बनता है वो ये बनते हैं, एक होता है फेक और एक होता है मर। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेशियल, जिसे हम फेक कह देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां तो सेंटर मेटल आयन होगा ही होगा, ध्यान रखना है ना। ये हो गया 6 है ना, देखो 4 और 2 6, यहां ए, अब यहां ए बनाना है और यहां ए बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां ए हो गया है, एक वहां एक ए कहां हो चुका है, यहां आ चुका है, नो यहां नहीं आएगा, 1 2 3 ए, बाकी पोजीशन में बी बी और बी लगा दो, ये कैसा होगा, मेरी डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। 4 के अंदर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये हमने बना के दिखा दिया है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ये वाली केस होती है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारा कौन सा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे चल रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम फिर क्या देखेंगे, वही दो हमारे पास कंसेप्ट आ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर एक हो जाएगा 4 के साथ, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर किसके साथ देखेंगे हम, 6 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 में ध्यान रखना, 4 के अंदर दो तरीके के हैं, एक है sp3 और एक कैसा हो जाता है, dsp2। ठीक है, तो sp3 के अंदर सिर्फ आपको एक ही स्ट्रक्चर शो करेगी आइसोमेरिज्म। वो केस कब होगा, जब ये बी, ये सी और डी, जब चारों ग्रुप अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये इसकी मिरर इमेज, तो ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 केस में सिर्फ यही शो करेगा, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। बात आते हैं dsp2 नहीं शो करता है, क्यों? क्योंकि आप dsp2 इस तरीके से बनाओगे और वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाती है, वहां पर वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कौन सा, ऑप्टिकल वाला। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। तो 6 के अंदर बहुत ही आसान है कि सिंपल, जैसे कि मैं कह देता हूं, सिर्फ दो ही केस इसके शो नहीं करते हैं। एक तो मेटल अगर A6 है, Ma6 और Ma5, इसके अलावा बाकी सब जने शो करेंगे। ठीक है ना, Ma5B, बी मान लो, क्योंकि 6 करना है ना हमें 6 का। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ भी एक एग्जांपल आ गया, MABCD, A A2 B2 C2। ठीक है, आपको ये बनाना है तो M को दो यहां, बस ये इसकी मेन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क आपको याद करना है। कैसे बनाओगे, A2 कहीं पर भी लगा दो, B2 C2, किधर भी जिधर आपकी इच्छा हो। लेकिन ये A2 B2 C2 ये सारे कैसे होने चाहिए, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड कौन होते हैं, जो वन बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन डाइडेंटेड जो होते हैं, दो तरीके से करेंगे, तो वो दो जनों की स्ट्रक्चर को आपस में घेर के रखते हैं। कैसे, मान लो मैं कह देता हूं, कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CuEnCl2 और NH3 2।
ऐसी स्ट्रक्चर आ गई। तो देखो 2 2 4 और एक एन 2 के बराबर होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। कैसे करोगे? कॉपर को लगाओ बीच में, ये लगा दिया। Cl2 पहले हम इसकी बात कर, Cl2 ये लगा दो Cl। अब NH3 कितने? 2 हैं, ये एक NH3 यहां लगा दिया, NH3 यहां लगा दिया। अब ये कैसा है? डाइडेंटेट लिगेंड है, तो डाइडेंटेट के लिए हम क्या करते हैं? यूं लगा देते हैं। मतलब ये अकेला 2 बॉन्ड को रखेगा ना, तो या तो यूं लगाओ, यूं लगाओ, यूं 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 यूं, जिस भी इच्छा में आप चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज करो अगर ऐसा कोई एग्जांपल होता कि क्रोमियम En6, ये सारे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स है, ठीक है। हम क्रोमियम को रख देते हैं बीच में, ये देखो, तो ये एक EnU बन गया, एक EnU बन गया, एक EnU चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके की आप इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी, ठीक है ना। तभी तो जाकर के आइसोमेरिज्म क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो ये क्या था? हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। तो ये हमारा कंप्लीट आइसोमेरिज्म का टॉपिक हो चुका है कि आइसोमेरिज्म में हमने कौन कौन से देखे। 2 तरीके के आइसोमेरिज्म हम देख चुके हैं। एक कौन सा? ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल जो कि स्टीरियो का टाइप था, और जो फर्स्ट वाला था वो स्ट्रक्चरल था, जिसमें हमने आयोनाइजेशन का देखा, और आयोनाइजेशन के साथ साथ हमने हाइड्रेटेड, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन का देखा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस तो बहुत ही आसान है, कई बार पूछ ली जाती है कि बताइए इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो हम जो जनरल एप्लीकेशन है बच्चों, हम उसे देखेंगे, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसकी एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये जो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूजफुल वर्क है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। कैसे होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पर आप, मैंने बताया था ना अभी कि इस स्पेयर के बाहर जो जो स्पीशीज होती है वो क्या करती है? अपना आयोनाइज करती है, वो अपना क्या करती है? टेस्ट देती है, ठीक है ना। तो अलग अलग कलर आएंगे, तो उस कलर का यही रोल होता है। वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम पता लगा सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर वो क्या सी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के जो भी एनालिसिस हैं, ठीक है ना, उनके अंदर इसका क्या होगा? बहुत ही अच्छा रोल होता है, ठीक है ना। पता है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं? इसमें आ जाते हैं सारी टाइट्रेशन, जिनमें हम हर चीज क्या करेंगे? मेजर करते हैं कि ये 10 ml लेना है, 20 ml लेना है, मेजर करके ये 2 ड्रॉप्स लेनी है, 5 ml को लेना है या 2 ml लेना है। यहाँ मेजर नहीं करते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया, इसमें जितना सॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने उसके अंदर HNO3 H2SO4 जो भी डालना है, तो विदाउट मेजरिंग सिर्फ आपके अंदाजे से कि ये इतना है तो हम इतना मिलाएं, वो किसके अंदर आ जाते हैं? क्वालिटेटिव। यहाँ हम सिर्फ उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा, फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमें हार्डनेस ऑफ वाटर को हम एक सिंपल टाइट्रेशन करा देते हैं, और जो किसके थ्रू कराएंगे? Na2EDTA के साथ। तो EDTA क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो हम क्या करते हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर भी हम क्या पता लगा सकते हैं? इस Na2EDTA के साथ एक सिंपल टाइट्रेशन करेंगे, और उसमें कुछ मैग्नीशियम आयंस की जो मतलब हम स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन आयन वहां पर कितना ज्यादा स्टेबल है। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, वो क्या करेंगे? EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो उस बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वाटर की हार्डनेस का लेवल भी हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा हार्डनेस। अब बात करते हैं बच्चों, आ जाओ तीसरे के ऊपर, यूज इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल, जिसके अंदर हम गोल्ड और सिल्वर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब यूज इन द सेंस कि हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। जनरली गोल्ड को आप साइनाइड के साथ रिएक्शन करो, ये जो गोल्ड है ना, इसको आप साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो, AU को आप साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ O2 और वाटर,
ठीक है, ये क्या कंपाउंड बना देगा? देखो आपने क्या लिया, गोल्ड लिया, तो गोल्ड क्या सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये एयू बना देगा और यहाँ पर सीएन के कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा ये एनायनिक पार्ट है तो एनायनिक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन, बाद में फिर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। ठीक है ना, बाद में यही हम क्या करेंगे इसको, ये इसका एक्वा सॉल्यूशन बन गया और हम इसमें क्या करेंगे, इसकी ही मेटेलिक फॉर्म को हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहला क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हार्डनेस वाटर पता करने में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आ जाओ चौथा इसका ऑप्शन, ये होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, के अंदर भी इसका काम होता है। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्शन करने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन जो होता है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। कि सर प्यूरिफिकेशन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैसे करते हैं, कि मान लो मेरे पास कुछ भी जैसे कोई निकिल आ गया, मैंने कोई निकिल का करा, एक निकिल है, ये कैसी इम्प्योर है, इम्प्योर निकिल है, इसको मैंने एक कंपाउंड बना दिया है NiCO होल। ठीक है बच्चों, इम्प्योर निकल थी, इम्प्योर निकल को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक कंपाउंड के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कैसा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, डीकंपोजिशन करा दूंगा। डीकंपोजिशन करा करके जो मुझे Na मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर मिलेगा। तो यही क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन का पार्ट है चौथा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। कैसे कर रहे हो, निकल ले लिया, निकल से आपने कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि हमने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया। ठीक है ना, तब जाकर के ये हुआ। यहाँ पर ये देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो आयन कौन सा अंदर बाहर हो रहा है, तो यही वो बेसिस है। पता भी होना चाहिए ना कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी 4 एप्लीकेशन हुई। फिर लास्ट डालते हैं हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस सिस्टम के अंदर भी ये यूज में आता है। कि सर केमिस्ट्री तक तो ठीक था, अब ये बायोलॉजिकल सिस्टम क्या आ चुका है। तो आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ना अपना खाना पीना, सोना तो नहीं, तो ये खुद बनाते हैं, पीना भी नहीं कहूंगा, सिर्फ खाना, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, वो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या कंटेन करता है, एक मैग्नीशियम कंटेन करता है। ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स में रहता है, जो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो उसके अंदर जो मैग्नीशियम है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हम यही बात करेंगे, क्लोरोफिल क्या बनाता है, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। क्लोरोफिल क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो हम बायोलॉजी सिस्टम में पहला फोटोसिंथेसिस के अंदर मैग्नीशियम वाला, क्लोरोफिल भी आप कह सकते हो। दूसरी चीज आपका हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन भी क्या है, ब्लड का पिगमेंट ही तो है। हमारे ब्लड का कलर रेड है, क्यों, बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट, विच पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोई बता सकते हो उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक कैसा है, पिगमेंट है जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है किससे, आयरन से। यहां बात समझ में आ गई बच्चों। एक आपने विटामिन का नाम सुना होगा, B12, साइनोकोबालामिन। नाम में रखा है कि ये जो B12 है, इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या कंटेन करेगा, कोबाल्ट को कंटेन करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, कुछ जनरल एप्लीकेशन थी। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है, आप 5 याद कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा और भी आती है, आप फोटो खिंचाते थे बचपन में, रील्स आती थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को हम किस में कन्वर्ट करते थे, कुछ AGBR का सॉल्यूशन डालते थे, वो किसके थ्रू होता था, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू होता था। ठीक है ना, उसके बाद कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर भी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने पहले क्या देखा, हमने आइसोमेरिज्म देखा। आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, पहला कौन सा था, स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन, फिर हमने क्या देखा, हाइड्रेट, लिंकेज, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चारों समझ में आ गए। आयनाइजेशन में आयनाइज होगा, हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल का यूज है,
लिंकेज के अंदर एम्बेडेड लिगेंड्स होंगे और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्पीड चेंज होगा। फिर हम चलते हैं स्टीरियो में, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और कौन सा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में कोऑर्डिनेशन 4 6। 4 में भी दो कैटेगरी, एक तो होता है टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल sp3 वाला, स्क्वायर प्लेनर dsp2 जो सिस और ट्रांस कैरी करता है। सेम चीज किसमें होगी, 6 वाले में भी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टीरियो में ऑप्टिकल वाला हो गया और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में 4 और 6, ठीक है ना। 4 वाला कौन सा था, sp3 और dsp2 वाला बनाता था, है ना। लेकिन फिर हमने बताया कि सिर्फ sp3 के अंदर एक ही कंडीशन शो करेगी, dsp2 नहीं करता बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। आप आ जाओ फिर ऑप्टिकल के अंदर। ऑप्टिकल में A5 और A6 और A5 B C जो भी है वो शो नहीं करता। फिर हम आइसोमेरिज्म की बात एप्लीकेशन पे आए। इसकी एप्लीकेशन जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है। फाइंडिंग हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर सिंपल टाइट्रेशन करेंगे Na2EDTA की। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जैसे गोल्ड साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दी, इनकी प्रेजेंस में ये बना दिया, इसके बाद हमने इसको मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। प्यूरिफिकेशन, निखिल को हमने पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, उसका डिकम्पोज करा तो हमें प्योर मिल गया। बायोलॉजिकल सिस्टम में फोटोसिंथेसिस जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन होता है, आयरन। और B12 जो कि साइनोकोबाल। तो ये था हमारा बच्चों हमारी इस एजुको चैनल की मास्टर क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आखिरी लेक्चर, आइसोमेरिज्म एंड एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे एजुको चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।